हेलो स्टूडेंट्स, ये ट्वेल्थ के सेकंड चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है। सेकंड चैप्टर का नाम है गॉसेस लॉ। तो शुरू करते हैं। ये गॉसेस लॉ चैप्टर नया चैप्टर है। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि पिछले चैप्टर का एक क्वेश्चन नंबर 8 जो है, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि वो 8 नंबर सवाल उससे नहीं बन सका था। तो इस वीडियो के लास्ट में मैं 8 का हिंट दे दूंगा। जो भी स्टूडेंट से 8 नंबर सवाल नहीं बना है वो बना सकते हैं। तो वीडियो अंत तक देखें और 8 नंबर सवाल का उसमें हिंट दिया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, गॉसेस लॉ इस चैप्टर का नाम है। सेकेंड चैप्टर है ट्वेल्थ का। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो ब्रांच हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग ख़त्म कर चुके हैं और उम्मीद है आपको समझ में आया भी होगा। और अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच का सेकेंड चैप्टर है और ये भी आप कह सकते हैं कि ट्वेल्थ का जो है सेकेंड चैप्टर है। तो इसमें हम लोग पहला टॉपिक हमें स्टडी करना है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर किसे कहते हैं, एरिया वेक्टर क्या होता है, देख लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग दिया हुआ है एरिया वेक्टर। द एरिया वेक्टर ऑफ अ गिवन सरफेस इज दैट वेक्टर whose magnitude is equal to the surface area of given surface but its direction is perpendicular and outward to the given surface। देखिए, ये लिखा हुआ है कि जो एरिया वेक्टर है किसी दिए गए एक सतह का, जो एरिया वेक्टर होता है किसी दिए गए सतह का, किसी गिवन सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका संख्यात्मक मान उस सतह के क्षेत्रफल के बराबर होगा, उस सरफेस के सरफेस एरिया के बराबर होगा। लेकिन उसका डायरेक्शन किधर होगा, तो बट इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड टू द गिवन सरफेस। लेकिन इसका जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर और आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ होगा उस दिए गए सतह के। अब इस बात को प्रैक्टिकली हम लोग समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं। देखिए, ये एक आप जैसा देख रहे हैं कि एक सीट है। अब ये एक, इसको हम एक गिवन सरफेस मान लेते हैं। ये सीट यानी एक पत्थर है और ये आपको रेक्टेंगुलर सीट दिख रहा होगा। तो इस सीट का, ये इसको आप गिवन सरफेस अगर आप मान लेते हैं तो इस गिवन सरफेस का जो एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो इस सरफेस का, ये गिवन सरफेस हो गया और इसका एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो इसके एरिया, सरफेस एरिया के बराबर होगा। यानी इसकी लंबाई इंटू चौड़ाई, इसके लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। यानी इस सरफेस के एरिया वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इसके एरिया के बराबर होगा। और रहा बात इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो इसका डायरेक्शन जो है हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड होगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि इस सरफेस का परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड कहने का मतलब ये हो गया कि जैसा आप देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, कुछ इस तरीके से आप समझें कि इसका परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड ऐसे होगा। जस्ट आप ये समझ लें कि अगर ये कोई गिवन सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर का जो भी डायरेक्शन होगा वो इस सरफेस का परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड होगा। यानी ऐसे बाहर की ओर निकला हुआ, यानी परपेंडिकुलर, सतह के परपेंडिकुलर तो होगा ही और ऐसे बाहर की ओर जाता हुआ। अगर ये सरफेस हम ऐसे रख दें तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड इधर की तरफ हो जाएगा, इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड यानी इधर की ओर। ऐसे ही अगर हम इधर वाले सरफेस की बात करते हैं, ये सरफेस, तो इस सतह का एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड इधर की तरफ होगा। तो ये तरीका है सोचने का कि कोई भी एक गिवन सरफेस जो है, कोई भी एक दिया हुआ सतह जो है, उस गिवन सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होता है, तो एरिया वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड उस दिए गए सरफेस के एरिया के बराबर होगा और उसका डायरेक्शन किधर होगा, तो उस सरफेस के परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड होगा। अब इसी बात को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि एरिया वेक्टर क्या है, तो द एरिया वेक्टर ऑफ अ गिवन सरफेस इज दैट वेक्टर whose magnitude is equal to the surface area of given surface but its direction is perpendicular and outward to the given surface। यानी एरिया वेक्टर जो है किसी दिए गए सतह का वो ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड उस दिए गए सतह के क्षेत्रफल के बराबर होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन किधर होगा, तो परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड होगा उस दिए गए सतह के।
और आगे ये लिखा हुआ था कि इट इज जनरली डिनोटेड बाय वेक्टर ए और वेक्टर एस और वेक्टर डी ए डी सी। यानी ये जो एरिया वेक्टर है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको हम या तो वेक्टर ए से डिनोट करेंगे या वेक्टर एस से भी कई बार डिनोट किया जाता है। और अगर बहुत स्मॉल एरिया वेक्टर हो, बहुत छोटा सा एरिया हो, तो हम उसको वेक्टर डी ए या वेक्टर डी एस इत्यादि से भी डिनोट कर सकते हैं। अब ये फिगर्स जो हमने बनाया इसको देख लेते हैं। ये एक स्क्वायर सरफेस है। अब इस स्क्वायर सरफेस का जो एरिया वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इसके जो है एरिया के इक्वल होगा, एरिया के बराबर होगा। जो भी इसका एरिया है, जैसे इसका अगर एरिया, इस स्क्वायर का एरिया अगर 20 मीटर स्क्वायर है तो इसका एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोल देंगे हम लोग 20 मीटर स्क्वायर। और रहा बात इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन जो है इस सरफेस का परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड होगा। जैसे ये हमने दिखाया वेक्टर ए, यानी एरिया वेक्टर का ये डायरेक्शन होगा। तो ये एक ऐसा सरफेस है कि जिसका एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है और डायरेक्शन भी आप चेक करें तो हर एक पॉइंट पर एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा। जैसे ये सेंट्रल पॉइंट पर परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड ऊपर की तरफ होगा, यहाँ भी आप देखेंगे तो परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड ऊपर ही होगा, यहाँ भी आउटवर्ड होगा, यहाँ भी आउटवर्ड होगा, यहाँ भी आउटवर्ड होगा। तो इस सरफेस, स्क्वायर सरफेस का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो है हर एक पॉइंट पर सेम डायरेक्शन में है और मैग्नीट्यूड भी इसका फिक्स्ड है। इसलिए ये हम लोग बोलेंगे कि कांस्टेंट एरिया वेक्टर इसका है। यानी जो स्क्वायर सरफेस है या स्क्वायर शीट जो है, इसका एरिया वेक्टर कैसा मानेंगे, कांस्टेंट एरिया वेक्टर हम लोग मानेंगे। अगर आप एक स्फेरिकल सरफेस के बारे में आप सोचें, स्फेरिकल सरफेस यानी आप समझ लीजिए कि एक फुटबॉल जैसा सरफेस है, फुटबॉल जैसा ही एक स्फेयर है कोई। तो इस फुटबॉल जैसा स्फेयर का जो है एरिया का मैग्नीट्यूड आप लोग जानते हैं। अगर इसका रेडियस आर अगर मान लेते हैं हम लोग, तो अगर इसका रेडियस आर है तो इसका एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर आपने पढ़ा होगा कि कोई भी एक स्फेयर का आउटर सरफेस का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसका डायरेक्शन आप चेक करें तो डायरेक्शन देखिए, इस पॉइंट पर डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड इस डायरेक्शन में होगा। अगर इस पॉइंट पर आप चेक करते हैं तो डायरेक्शन जो है एरिया वेक्टर का परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड इधर की तरफ हो जाएगा। वैसे ही इस पॉइंट पर चेक करेंगे तो डायरेक्शन एरिया वेक्टर का परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड इधर हो जाएगा। अगर यहाँ आप चेक करेंगे तो परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड इधर की तरफ हो जाएगा। तो ये जो स्फेरिकल सरफेस है इसका भले ही एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 पाई आर स्क्वायर है, लेकिन डायरेक्शन हम लोग देख रहे हैं कि पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रहा है। इस पॉइंट पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो राइटवर्ड हम लोग देख रहे हैं, अपर पॉइंट पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अपवर्ड है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये जो सरफेस है यानी स्फेरिकल सरफेस, ये एक वेरिएबल एरिया वेक्टर वाला सरफेस है। यानी ये एरिया वेक्टर इसका कैसा होगा, वेरिएबल, क्योंकि मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है लेकिन डायरेक्शन पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रहा है। इसलिए ये स्फेरिकल सरफेस जो होगा उसका एरिया वेक्टर हम लोग मानेंगे कि वेरिएबल होता है। लेकिन अगर एक स्क्वायर शीट है या एक रेक्टेंगुलर शीट है तो उसका एरिया वेक्टर हम लोग मानेंगे कांस्टेंट होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी फिक्स्ड होगा और डायरेक्शन भी हर एक पॉइंट पर सेम होगा। तो आप ये समझें कि कोई भी एक सरफेस का एरिया वेक्टर या तो वो वेरिएबल भी हो सकता है और या फिर कांस्टेंट भी हो सकता है। जैसे स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शीट का एरिया वेक्टर कांस्टेंट होगा, लेकिन एक स्फेरिकल सरफेस होगा या एक सिलेंड्रिकल सरफेस होगा या एक क्यूबॉइडल सरफेस होगा, उसका एरिया वेक्टर वेरिएबल होगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। ये एक क्यूबॉइडल सरफेस है, यानी एक जो है हमने जानबूझकर क्यूबॉइडल सरफेस लिया हुआ है। अब आप ध्यान से देखें तो इस क्यूबॉइडल सरफेस का एरिया वेक्टर जो है वो पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्शन इसका वेरी करेगा। जैसे इस वाले सतह का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अलॉन्ग राइटवर्ड होगा, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड इधर राइटवर्ड साइड में होना चाहिए। अपर सरफेस जो है उसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड ऊपर की तरफ हो जाएगा। और उसी तरीके से अगर इसका आप लेफ़्ट सरफेस का देखते हैं तो इस लेफ़्ट सरफेस का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर एंड लेफ्टवर्ड हो जाएगा। तो ये जो क्यूबॉइडल सरफेस आप देख रहे हैं ये इसका एरिया वेक्टर वेरिएबल हम लोग मानेंगे, क्योंकि अलग अलग जो फेसेज हैं इसके अलग अलग फेस का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अलग अलग है। इस फेस का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लेफ्टवर्ड, इस फेस का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो गलत बोल गया मैं, इस फेस के एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो है राइटवर्ड है, इस फेस के एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लेफ्टवर्ड है। इधर वाले फेस का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो हम लोग मान सकते हैं कि बैकवर्ड है।
इस फेस का सरफेस एरिया जो है उसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अपवर्ड है, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि फॉरवर्ड है, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये जो पूरा ओवरऑल सरफेस है इसका एरिया वेक्टर हम लोग क्या मानेंगे, वेरिएबल। इसका एरिया का मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है, लेकिन इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर जा रहा है। इस पॉइंट का अलग डायरेक्शन, इधर वाले पॉइंट का अलग डायरेक्शन, इस पॉइंट का अलग डायरेक्शन, इस पॉइंट का अलग डायरेक्शन, इसलिए ये वेरिएबल एरिया वेक्टर वाला सरफेस मानेंगे। तो आपने समझा कि एरिया वेक्टर क्या होता है, यानी आपने अब तक ये समझा कि एरिया वेक्टर किसी सतह का कांस्टेंट भी हो सकता है और एरिया वेक्टर किसी सरफेस का वेरिएबल भी हो सकता है। ये दोनों तरह के एरिया वेक्टर पॉसिबल हैं। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक से आने से पहले ये हम लोग देख लेते हैं एरिया वेक्टर। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर स्क्वायर। चूँकि एरिया वेक्टर का ये मतलब एरिया ही आप समझेंगे और एरिया का एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर होता था, तो इसलिए एरिया वेक्टर का एसआई यूनिट लिखेंगे मीटर स्क्वायर। एंड इट्स डीएफ यानी डायमेंशनल फार्मूला इज एल स्क्वायर, यानी एरिया का डायमेंशनल फार्मूला आप लोग जानते हैं कि वो क्या होता था, एल स्क्वायर। तो यहाँ भी एरिया वेक्टर का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग लिख देंगे एल स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये बिल्कुल ही नया एक टॉपिक है और ये आपको अच्छे से समझना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का स्पेलिंग है FLUX, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, पिछले चैप्टर के लास्ट में आपने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ा था। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जब मैं पढ़ा रहा था, आप देखेंगे पिछले वीडियोज में कि उसमें मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो अगले चैप्टर में भी इस्तेमाल होगा। तो अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से ही रिलेटेड टर्म है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप तभी समझ सकेंगे जब आपको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स याद हो। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मैं पिछले वीडियोज में बता चुका हूँ, आप देख लेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा ये जो है हमें टेंशन नहीं लेना है, आसानी से समझने का कोशिश करते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होते हैं वो इमेजिनरी लाइंस होते थे, वो एक्चुअल में कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। फिजिकली ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं पाए जाते। तो अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इमेजिनरी होते हैं तो इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी एक समझ लीजिए कि एक इमेजिनरी टर्म है। ये सिर्फ कल्पना किया जा सकता है, फिजिकल लाइफ में ये इसका एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख लेते हैं। देखिए, सबसे सिंपल तरीके से डिफाइन किया गया है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स passing perpendicularly through a surface placed in an electric field is called electric flux through the surface। ये बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की संख्या जो पास होती है लंबवत यानी परपेंडिकुलरली किसी सतह से, और वो सतह रखा गया है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, इज कॉल्ड वो कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। वो कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सतह के द्वारा। अब आप इस बात को ऐसे समझें कि अगर मान लीजिए ये एक कोई सरफेस है। अब ये सरफेस जो है इसमें आप मान लीजिए कि इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने प्लेस कर दिया, इस सतह को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रख दिया। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देने के बाद अब मान लीजिए आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद इस वाले सरफेस से बहुत सारे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स परपेंडिकुलरली पास कर रहे हैं। जैसे एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे देखिए इधर से इंटर करेगा, इस तरफ से एंट्री करते हुए इधर से निकल के बाहर आ रहा है। तो कोई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे निकला हुआ है, दूसरा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स परपेंडिकुलरली ऐसे निकल के आ रहा है, तीसरा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे निकल के आ रहा है, चौथा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे निकल के आ रहा है। तो अगर बहुत सारे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस सरफेस में से पास हो रहे हैं, और कैसे पास हो रहे हैं, परपेंडिकुलरली पास हो रहे हैं। ध्यान रहे कि जैसे तैसे नहीं, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से नहीं, और जब भी पास होंगे तो परपेंडिकुलरली, बिल्कुल इस तरीके से परपेंडिकुलर सतह के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पास होने चाहिए उनको। तो जब बहुत सारे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी गिवन सरफेस से परपेंडिकुलरली पास करते हैं तो उन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की संख्या को, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के नंबर को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे मान लीजिए कि इस सतह से
10 इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स परपेंडिकुलरली पास करते हैं। 10 इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इस सरफेस से परपेंडिकुलरली अगर पास करते हैं तो हम लोग मान कर चलेंगे कि इस सतह से गुजरता हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हुआ, तो 10 यूनिट बोलेंगे, क्योंकि 10 इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इसमें से पास हो रहे थे, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास हुआ इसमें से, तो 10 यूनिट। तो बस यही बात सिंपल वे में आपको लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू अ सरफेस प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। यानी जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की जो संख्या है जो परपेंडिकुलरली पास होता है किसी एक सतह से, किसी एक सरफेस से, और वो सरफेस को रखा गया था किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो संख्या कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास हुआ उस सतह के द्वारा। एक तो ये फिजिकल डेफिनेशन हो गया इसका, और इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन भी है, वो मैथमेटिकल डेफिनेशन हम लोग समझ लेते हैं। ये लिखा हुआ है कि इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। यानी दूसरे शब्दों में, अदर वर्ड्स में आप ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। आगे था इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड जनरली डिनोटेड बाय फाई और फाई ई। इसको, ये स्केलर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इसको हम या तो फाई से डिनोट करते हैं या फिर फाई ई से डिनोट करते हैं। ई मतलब इलेक्ट्रिक, तो फाई से भी आप डिनोट कर सकते हो, फाई ई से भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे आप ये समझें कि ये कोई सरफेस है, ये सरफेस को हमने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है, प्लेस कर दिया। अब ये सतह का इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन दिखाया गया है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में है, और ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, इस सतह का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है। इस सतह के परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में ये एरिया वेक्टर है। वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच का एंगल जो है वो हमने मान रखा है थीटा। तो हम लोग इस सेकेंड डेफिनेशन के आधार पर देखिए लिख सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। तो फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ये प्राइमरी फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। और इसके अगले स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ये जैसा आप डॉट प्रोडक्ट पहले से पढ़ चुके हैं, तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए को अगले स्टेप में अगर लिखना है तो क्या लिखते हैं, तो ई का मैग्नीट्यूड को ई से डिनोट करेंगे, एरिया वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ए से डिनोट करेंगे, और इनटू कॉस थीटा। जहाँ पर थीटा क्या है, तो थीटा आप लोग जानते हैं, यहाँ लिख भी दिया गया कि थीटा इज इक्वल टू शॉर्टर एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर ए। यानी वेक्टर ई और ये वेक्टर ए के बीच का ये छोटा एंगल जो है वो थीटा है। तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया फॉर्मूला का, और ये स्केलर फॉर्म हो गया। यानी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, या फिर फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। इस फार्मूला से हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक बात आप ध्यान रखें कि ये जो फार्मूला हमने अभी लिखा फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ये फार्मूला देखिए तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब एरिया वेक्टर कांस्टेंट होगा। अगर एरिया वेक्टर किसी सरफेस का कांस्टेंट हुआ तो ये फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करके फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर एरिया वेक्टर किसी सरफेस का वेरिएबल है, अगर एरिया वेक्टर जैसे स्फेरिकल सरफेस है या सिलिंड्रिकल सरफेस है, तो वैसे सतहों के लिए यानी वेरिएबल एरिया वेक्टर वाले सतहों के लिए फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका अलग फार्मूला है। तो वो फार्मूला भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ स्टार मार्किंग में मैंने लिख दिया कि इफ़ सरफेस एरिया इज वेरिएबल देन इन दिस केस द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन एज। यदि सरफेस एरिया वेरिएबल है तो इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक्सप्रेशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला जो है वो हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। यानी फाई इज इक्वल टू हम लोग फ्लक्स इज इक्वल टू लिखेंगे इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, और इसी को हम लोग ब्रेक करेंगे डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूला के रूप में। तो फाई इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा।
और जहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि थीटा क्या है, तो वेक्टर ई और वेक्टर डी ए के बीच का एंगल है थीटा जो है। और यहाँ पर ई क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, और डी ए जो है वेक्टर डी ए वो एक स्मॉल एरिया वेक्टर है, स्मॉल एरिया वेक्टर जिसको हम एलिमेंट्री एरिया वेक्टर भी कह सकते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना होगा कि अगर एरिया वेक्टर कांस्टेंट है तो आप इक्वेशन 1 और 2 की सहायता से ये फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर एरिया वेक्टर वेरिएबल है तो इक्वेशन 3 या 4 की सहायता से आप फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। अब ये कैसे कैलकुलेशन होगा वो हम आगे न्यूमेरिकल्स इत्यादि बनाएंगे, जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। बस आप अभी दिमाग में इतना ही रखिए कि हमें अगर देखना है कि एरिया वेक्टर कांस्टेंट रहा, फिक्स्ड रहा, तो हम इक्वेशन 1 2 यूज करेंगे फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए। और अगर एरिया वेक्टर वेरिएबल नेचर का रहा तो इक्वेशन 3 और 4 हम लोग इस्तेमाल करेंगे फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए। आते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये नेक्स्ट पेज जो है उसमें ये लिख दिया गया था कि वेयर थीटा इज द शॉर्टर एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर डी ए। और वेक्टर डी ए यहाँ पे क्या है वो आपको मैंने बता दिया। वेक्टर डी ए जो है स्मॉल एरिया वेक्टर है, और इसी को हम स्मॉल एरिया वेक्टर या एलिमेंट्री एरिया वेक्टर भी कह सकते हैं। तो ये सब हमने सीखा। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक जो है देख लेते हैं क्या है। देखिए अगला टॉपिक ने अभी फ़िलहाल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट एंड डायमेंशन देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और इसी को हम वोल्ट मीटर भी लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो है बेसिक फार्मूला क्या था यहाँ देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला था ई ए कॉस थीटा। तो इंटेंसिटी का बेसिक यूनिट होता था ये न्यूटन पर कूलम, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी का यूनिट था न्यूटन पर कूलम्ब, और ये एरिया का मीटर स्क्वायर। तो इसी वजह से इसका ऐसा यूनिट हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। और वोल्ट, इसको हम वोल्ट मीटर भी लिख सकते हैं। इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज गिवन है, जिसका डायमेंशनल फार्मूला अगर लिखना हो तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि फाई, डायमेंशनल फार्मूला फाई इज इक्वल टू, पहले तो लिख देंगे बेसिक फार्मूला ई ए कॉस थीटा। इसके अगले स्टेप में ई को, इंटेंसिटी को हम लिख सकते हैं फोर्स बाई चार्ज, एरिया ए को हम एरिया लिख देंगे और इनटू कॉस थीटा। कॉस थीटा आप लोग जानते हैं कि ये डायमेंशन लेस होता है, कॉस थीटा जो है डायमेंशन लेस टर्म है। अब फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला पुट कर देंगे एम एल टी टू द पावर -2। चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला है आई टी, और एरिया के लिए लिख देंगे एल स्क्वायर। कॉस थीटा जो कि डायमेंशन लेस है उसको छोड़ देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एम एल टू द पावर 3 टी टू द पावर -3 आई टू द पावर -1। तो ये रहा हमारा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगला टॉपिक है गॉसस थ्योरम, जो इस चैप्टर का नाम भी है। इस चैप्टर का नाम है गॉसस लॉ या गॉसस थ्योरम। अब हम लोग जो मूल यहाँ चैप्टर जो है, जिस चीज़ के लिए ये चैप्टर पढ़ रहे थे वो टॉपिक आ गया है। तो टॉपिक है गॉसस थ्योरम। क्या है जरा समझ लेते हैं गॉसस थ्योरम का स्टेटमेंट। तो देखिए स्टेटमेंट यानी कथन, गॉसस थ्योरम का कथन ये लिखा हुआ है, total outward electric flux through a closed surface in vacuum is equal to product of charge enclosed by the closed surface and 1 by epsilon naught। समझते हैं, थोड़ा नया नया टॉपिक है आपके लिए, आपको भी मुश्किल होगा और मुझे भी समझाने में मेहनत करना पड़ेगा। आपको भी थोड़ा मेहनत करना होगा इसको समझने के लिए, और एक बार आप समझ जाएंगे, जब इसका इस्तेमाल होने लगेगा तब आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो कोशिश करते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि जो कुल बाहरी फ्लक्स है, जो टोटल आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, यानी किसी बंद सतह के द्वारा, इन वैक्यूम, वैक्यूम में, इज इक्वल टू, वो इक्वल होता है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस एंड 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी वो इक्वल होता है दो चीज़ों के गुणनफल के, दो चीज़ों के प्रोडक्ट का। पहला क्या है तो वो है चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस, एंड दूसरा क्या है 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस बात को आप ऐसे समझें, जैसे ये मान लीजिए कि आप एक क्लोज्ड सरफेस है, ये जैसे क्यूबॉइडल सरफेस जो है वो पूरा बंद है। देख लीजिए ये बंद है, इसको मैं खोल कर दिखाता हूँ, ये खुल गया, लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूँ तो ये पूरा बंद हो गया। तो ये बंद यानी एक क्लोज्ड सरफेस है, और ये क्लोज्ड सरफेस के
अंदर अगर मान लेते हैं कि आप एक समझ लें कि एक चार्ज रखा हुआ है अंदर में, इन साइड में मान लेते हैं कि इसके सेंटर पर, इसके अंदर में एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, और वो जो क्यू चार्ज रखा हुआ है उस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकल रहे हैं। जैसे इस पूरे सतह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकल रहे होंगे, इधर वाले सतह से भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगे, इधर वाले सतह से भी निकलेंगे, इधर वाले सरफेस से भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगे, इधर वाले सरफेस से भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगे, ऊपरी सतह से भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगे, ये निचले सतह से भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगे। तो देखिए नियम क्या है, गॉस ने ये कहा, गॉस नाम के साइंटिस्ट ने ये कहा, उन्होंने थ्योरम दिया अपना, उन्होंने ये कहा कि जो टोटल आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, यानी इस क्लोज्ड सतह से कुल बाहर निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, यानी बाहर निकलने वाला इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो संख्या है, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, वह अगर इस सिस्टम को वैक्यूम में रख दें, वैक्यूम में अगर ये पूरा सिस्टम पड़ा हुआ है, तो फ्लक्स का कहना था कि इसमें से बाहर निकलता हुआ जो टोटल फ्लक्स होगा, वो बाहर निकलता हुआ टोटल फ्लक्स दो चीज़ों के, दो क्वांटिटीज़ के प्रोडक्ट के बराबर होगा। पहला क्वांटिटी क्या है, तो चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस क्लोज्ड सरफेस, यानी इसके द्वारा घेरा गया, इनक्लोज किया गया माने घेरा गया चार्ज, और दूसरा 1/ε0, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। यानी इस क्लोज्ड सतह से कुल बाहर आता हुआ, कुल बाहर निकलता हुआ जो फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स जो होगा, वह इसके द्वारा घेरे गए चार्ज के और 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होगा। यानी अगर मान लेते हैं कि इसके अंदर टोटल क्यू चार्ज बंद है, तो इसने चार्ज इनक्लोज्ड कितना किया हुआ है, क्यू, और ये जो है वैक्यूम में अगर रखा गया है तो वैक्यूम का परमिटिविटी होता है ε0। तो गॉस ने बस यही कहा कि इसमें से बाहर निकलता हुआ जो टोटल फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो Q इंटू 1/ε0 के बराबर होगा। इसी बात को देखिए दोबारा मैं पढ़ देता हूँ कि टोटल आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इन वैक्यूम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस एंड 1/ε0। इसी को हम मैथमेटिकली लिख देंगे कि फाई इज इक्वल टू Q इंटू 1/ε0, यानी फाई हो गया टोटल आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस, Q हो गया टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस, एंड यहाँ पे ε0 जो है वो है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गॉसस लॉ। इसको इक्वेशन 1 मान लिए, और आप जैसा कि अब तक पढ़ चुके हैं कि फाई के जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। जैसे फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। तो इसके फाई के जगह इतना लिख देंगे, इज इक्वल टू Q इंटू 1/ε0। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग मान लेंगे 2। साइड में हमने लिख भी दिया है कि फाई के जगह पे इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए हमने लिख दिया। एक और नई बात आप ये देखेंगे कि इंटीग्रेशन का जो साइन है उसमें ये क्लोज्ड यानी एक सर्किल जैसा बना हुआ है नोटेशन। तो इंटीग्रेशन के चिन्ह में ये जो है क्लोज्ड सर्किल क्यों बना हुआ है, इसका मैं कारण बता देता हूँ। यहाँ मैंने लिख भी दिया है, ये जो क्लोज्ड सर्किल जैसा बना हुआ है इंटीग्रेशन के साइन में, ये इंडिकेट करता है कि इंटीग्रेशन हमें करना है किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए, इंटीग्रेशन फॉर ए क्लोज्ड सरफेस। यहाँ देखिए लिख दिया गया कि वेयर द साइन दिस इंडिकेट्स इंटीग्रेशन फॉर अ क्लोज्ड सरफेस। यानी ये जो चिन्ह है, ये जो साइन है, ये इंटीग्रेशन का साइन था, और उसमें बीच में सर्किल बनाने का मतलब ये हो गया कि ये बतलाता है कि इंटीग्रेशन करना है हम लोग को किस चीज़ के लिए, तो किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए। तो ये था पूरा गॉसस थ्योरम। अभी आपको पूरी तरह से इसका जो है समझ में नहीं आएगा, जब आप इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, इसका इस्तेमाल पढ़ेंगे, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी मैं जितना हो सकता था कोशिश कर रहा हूँ कि इसका कम से कम जो स्टेटमेंट है वो समझ में आ जाए। स्टेटमेंट यही था कि टोटल आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इन वैक्यूम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस एंड 1/ε0। मैथमेटिकली फाई इज इक्वल टू Q इंटू 1/ε0, वेयर फाई इज द total outward electric flux through the closed surface, Q is the total charge enclosed by the closed surface, and ε0 is the permittivity of vacuum। और इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इज इक्वल टू Q इंटू 1/ε0। इक्वेशन 1 और 2 जो है ये दोनों मैथमेटिकल फॉर्म हो गए गॉसस लॉ के।
सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, जो मेन बातें हैं गॉसेस लॉ के बारे में, कि क्यों इस्तेमाल करते हैं गॉसेस लॉ, क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ समझ लिया जाए, जान लिया जाए। तो देखिए पहला पॉइंट है कि गॉसेस लॉ इज़ यूज्ड टू फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एंड ऑल्सो ड्यू टू अ डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। देखिए सबसे पहले तो आप ये दिमाग में बैठे कि गॉसेस लॉ जो है, गॉस का जो नियम है, वो हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए पढ़ रहे हैं। यानी गॉस ने नियम जो बनाया था, जो गॉस का नियम है, गॉसस लॉ जो है, वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करने का एक नियम है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करने वाला एक नियम है। एक्चुअल बात क्या है, मैं पूरा बात आपको बताता हूँ। जैसे कूलम्ब्स लॉ के द्वारा भी हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या था कि कूलम्ब्स लॉ केवल पॉइंट चार्ज के लिए अप्लीकेबल हुआ करता था। आपको याद होगा कि हमने लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था कि कूलम्ब का नियम जो है वो केवल पॉइंट चार्ज के लिए अप्लीकेबल होता है। तो गॉस ने एक ऐसा नियम बना दिया कि इस नियम की सहायता से, गॉस के नियम की सहायता से आप या तो पॉइंट चार्ज या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, किसी भी चार्ज की वजह से आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गॉसस लॉ यूज होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज्ञात करने के लिए, और किसी पॉइंट पर, किसी पॉइंट चार्ज के कारण, और साथ ही साथ किसी डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के कारण। तो गॉसस लॉ इज यूज्ड टू फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एंड ऑल्सो ड्यू टू अ डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। यानी गॉस का नियम जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, और या तो किसी पॉइंट चार्ज के कारण या किसी डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के कारण। तो गॉसस लॉ जो है वो हर तरह के चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी ये कूलम्ब्स लॉ से भी ज़्यादा यूजफुल लॉ है। दूसरा, गॉसस लॉ इज ओनली अप्लीकेबल फॉर क्लोज्ड सर्फेसेस। जैसा कि आपने स्टेटमेंट में ही देख लिया है, ये गॉस का लॉ जो है, गॉस का नियम जो है, वो केवल क्लोज्ड सरफेस के लिए अप्लीकेबल होता है, किसी बंद सतह के लिए ही अप्लीकेबल होगा, लागू होगा। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि किसी कंडीशन में क्लोज्ड सरफेस पहले से मौजूद है तो ठीक है, लेकिन कई बार हम लोग को अगर मान लीजिए क्लोज्ड सरफेस है नहीं और फिर भी हम चाहते हैं कि गॉस लॉ अप्लाई करें, तो हम लोग क्या करते हैं वैसे सिचुएशन में कि अगर गॉस लॉ अप्लाई करना है और क्लोज्ड सरफेस है ही नहीं कोई, तो हम लोग इमेजनरी क्लोज्ड सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं, इमेजनरी काल्पनिक क्लोज्ड सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं, और तब हम गॉसस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। और वो जो हम इमेजनरी क्लोज्ड सरफेस ड्रॉ करते हैं उसे कहा जाता है गॉसियन सरफेस। तो देख लेते हैं, देखिए थर्ड पॉइंट, टू अप्लाई गॉसस लॉ समटाइम्स वी हैव टू ड्रॉ अ क्लोज्ड सरफेस इमेजनरी। यानी कई बार हमें अप्लाई करने के लिए, गॉसस लॉ अप्लाई करने के लिए हमें ड्रॉ करना पड़ता है एक क्लोज्ड सरफेस, यानी इमेजनरी क्लोज्ड सरफेस। कई बार जब एक्चुअल क्लोज्ड सरफेस ना हो और फिर भी हमें गॉस का लॉ अप्लाई करना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक इमेजनरी क्लोज्ड सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। और अगला पॉइंट था कि द क्लोज्ड सरफेस, एक्चुअल और इमेजनरी, यूज्ड इन गॉसस लॉ इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। देखिए गॉसस लॉ इस्तेमाल करने के लिए जो क्लोज्ड सरफेस हम लोग यूज करते हैं, जो जिस क्लोज्ड सरफेस के लिए गॉस का लॉ इस्तेमाल होता है, वो क्लोज्ड सरफेस एक्चुअल हो या इमेजनरी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस क्लोज्ड सरफेस को हम क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस, गॉस का सतह। पांचवा पॉइंट था कि गॉसस लॉ इज अ फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स। गॉस का जो नियम है वो एक फंडामेंटल लॉ है फिजिक्स का। जैसे आप लोग जानते हैं कि न्यूटन्स लॉ जो है, वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो होते थे वो सब फंडामेंटल लॉ होते हैं फिजिक्स के। ऐसे ही हमने कूलम्ब्स लॉ जो पढ़ा पिछले चैप्टर में, वो भी फंडामेंटल लॉ है फिजिक्स का। तो गॉस का नियम भी उन्हीं की तरह एक फंडामेंटल लॉ है फिजिक्स का, यानी मूलभूत नियम है फिजिक्स का। और यही बात आगे देखिए लिख दिया गया था, पिछले वाले सेंटेंस को यहाँ कंप्लीट किया गया है। पिछला सेंटेंस क्या था, गॉसस लॉ इज अ फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स जस्ट लाइक कूलम्ब्स लॉ। यानी गॉसस लॉ भी फंडामेंटल लॉ है फिजिक्स का, बिल्कुल कूलम्ब के नियम की तरह। गॉसस लॉ कैन बी डिराइव्ड और प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ एंड वाइस वर्सा। देखिए आप इसको दिमाग में रखिए कि गॉस के नियम को प्रूव किया जा सकता है कूलम्ब के नियम की सहायता से,
और साथ ही साथ कूलम के नियम को भी प्रूव किया जा सकता है गॉस के नियम की सहायता से। तो कूलम्स लॉ और गॉसेस लॉ एक दूसरे की सहायता से प्रूव किए जा सकते हैं, लेकिन इन दोनों ही नियमों का इंडिपेंडेंट प्रूफ आज भी पॉसिबल नहीं है। यानी कूलम्स लॉ को अगर हम चाहें कि इंडिपेंडेंट वे में हम प्रूव कर सकें तो आज भी ये प्रूव पॉसिबल नहीं हो सका है। और इसी तरह से गॉस के नियम को भी आज तक किसी साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंट वे में प्रूव नहीं किया है। ये हो सकता है कि अगर हम लोग गॉस के नियम को प्रूव करने के कूलम्स का नियम इस्तेमाल करके तब प्रूव कर सकते हैं, कूलम्स के नियम को प्रूव करना हो तो गॉस का नियम इस्तेमाल करके तब प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट प्रूफ दोनों का अभी भी पॉसिबल नहीं हुआ है। तो कूलम्स लॉ और गॉसेस लॉ एक दूसरे की सहायता से प्रूव किए जा सकते हैं। इट मीन्स गॉसेस लॉ एंड कूलम्स लॉ आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। ये लास्ट में लिखा हुआ था कि इसका मतलब कूलम्स लॉ और गॉसेस लॉ जो हैं वे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री है का मतलब एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सहायक हैं। 6 पॉइंट ये था, एक गॉसेस लॉ इज मोर यूजफुल दैन कूलम्स लॉ। गॉस का नियम जो है वो ज़्यादा यूजफुल है, ज़्यादा इस्तेमाल होता है कूलम के नियम की तुलना में। क्यों? सिंपल सी बात है कि कूलम का नियम जो था वो केवल पॉइंट चार्ज के लिए अप्लीकेबल था, यानी कूलम के नियम की सहायता से आप केवल पॉइंट चार्ज के कारण ही इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, जबकि गॉस के नियम के द्वारा आप पॉइंट चार्ज हो या डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो, कोई सा भी चार्ज हो, आप उसकी वजह से इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए गॉस का नियम ज़्यादा यूजफुल है कूलम के नियम की तुलना में। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आते हैं, ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। क्या है? प्रूफ ऑफ गॉसेस लॉ विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ। यानी हम लोग गॉस के नियम को साबित करेंगे कूलम के नियम की सहायता से। तो ये एग्ज़ाम में आने वाला एक शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये जो है आपको एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी करना होगा जब कभी भी, तो आप डायरेक्ट, ये रेडीमेड आंसर है। अगर कभी भी ये सवाल का जवाब आपको चाहिए, ये सवाल अगर आता है कि प्रूव गॉसेस लॉ विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ, तो उसका ये रेडीमेड आंसर है। तो आप सीधे सीधे यहीं से आप इसका आंसर जो है देख करके याद कर सकते हैं। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। कंसीडर अ क्लोज्ड हॉलो स्फेयर ऑफ रेडियस आर। देखिए ये क्लोज्ड हॉलो स्फेयर हम लोग कंसीडर करते हैं, इसका रेडियस है आर। पॉइंट चार्ज Q इज प्रेजेंट एट इट्स सेंटर O। एक पॉइंट चार्ज Q जो है वो प्रेजेंट है इसके सेंटर O पर। इसका सेंटर जो है उसका नाम हम लोग रख देते हैं O, और इस O सेंटर पे एक Q चार्ज, एक पॉइंट चार्ज Q यहाँ मौजूद है, ऐसा हमने मान लिया। वी हैव टू प्रूव गॉसेस लॉ। हमें साबित करना है गॉसेस लॉ विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ। हमें गॉसेस लॉ प्रूव करना है कूलम के नियम की सहायता से। फॉर दिस we select an elementary area vector dA at point P on the surface of a sphere। इस कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक सेलेक्ट कर लेते हैं एलिमेंट्री एरिया वेक्टर, यानी स्मॉल एरिया वेक्टर dA को पॉइंट P पर ऑन द सरफेस ऑफ स्फेयर। देखिए ये स्फेयर के, ये फुटबॉल जैसा स्फेयर है, इसके सतह पे P बिंदु पर हमने एक छोटा सा एरिया वेक्टर चुन लिया, वेक्टर dA। और ये वेक्टर dA का डायरेक्शन आप लोग हमेशा जानते हैं कि परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड होगा। तो वेक्टर का dA का डायरेक्शन हमने दिखा दिया बाहर की तरफ, ये वेक्टर dA का डायरेक्शन हो गया। इसी प्रकार से अगर आप मान लेते हैं कि इस Q चार्ज की वजह से पॉइंट P पर का अगर इंटेंसिटी आप वेक्टर E मान लेते हैं, तो आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि इस Q चार्ज की वजह से यहाँ P पॉइंट पर का इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड होगा। यानी वेक्टर E जो है वो भी हमने बाहर की ओर दिखा दिया है, और ये वेक्टर E और वेक्टर dA सेम डायरेक्शन में है, इसलिए इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। तो देख लेते हैं, फॉर दिस वी सेलेक्ट एन एलिमेंट्री एरिया वेक्टर dA एट पॉइंट P ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर। लेट इंटेंसिटी एट P ड्यू टू चार्ज Q इज वेक्टर E। मान लेते हैं कि इस Q चार्ज के कारण इस P पॉइंट पर का इंटेंसिटी वेक्टर E है। एंगल बिटवीन वेक्टर E एंड वेक्टर dA इज 0 डिग्री, यानी इस वेक्टर E और वेक्टर dA के बीच का एंगल क्या है? 0 डिग्री। अब ये लिख देते हैं कि नाउ टोटल आउटवर्ड फ्लक्स
थ्रू द क्लोज्ड स्फीयर इज गिवन एज। अब ये पूरा जो क्लोज्ड स्फीयर था, ये पूरा क्लोज्ड स्फीयर जो है, इससे बाहर निकलता हुआ टोटल फ्लक्स हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो चूँकि यह एक वेरिएबल सरफेस एरिया वाला सरफेस है, यानी ये जो है एक वेरिएबल एरिया वेक्टर वाला सरफेस है। तो वेरिएबल एरिया वेक्टर वाला सतह है, इस वजह से हम लोग इसका फ्लक्स, आउटवर्ड फ्लक्स जो है, बाहर निकलता हुआ फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग जो फार्मूला पढ़ चुके थे वो फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो देख लेते हैं कि नाउ टोटल आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड स्फीयर इज गिवन एज फाई इज इक्वल टू, लिख देंगे इंटीग्रेशन, क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, यानी इसमें से बाहर, इस क्लोज्ड स्फीयर से बाहर निकलता हुआ फ्लक्स अगर हम लोग को पता करना है तो इसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिए कि फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ये जो क्लोज्ड का नोटेशन बना रहेगा, सर्किल बना रहेगा इंटीग्रेशन साइन में, इसको हम क्लोज्ड इंटीग्रेशन बोलेंगे। तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए लिखा हुआ है। अगले स्टेप में लिख देंगे क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए इंटू कॉस 0 डिग्री, क्योंकि वेक्टर ई और वेक्टर डी ए के बीच का एंगल 0 डिग्री था, इसलिए हमने कॉस 0 लिख दिया। अगले स्टेप में ई को हम बाहर कर देंगे, तो ये फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई बाहर, और ये एक क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी ए, कॉस 0 का वैल्यू 1 हो गया, इसलिए ये बच गया ई, और इनटू हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी ए। इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे फर्स्ट। अब वी नो दैट अकॉर्डिंग टू कुलम्स लॉ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू चार्ज क्यू इज गिवन एज, जैसा पिछले चैप्टर में यानी फर्स्ट चैप्टर में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कूलम के नियम के अनुसार इस क्यू चार्ज के कारण इस पी बिंदु का इंटेंसिटी कितना होगा। तो इस क्यू चार्ज के कारण पी पॉइंट पर का इंटेंसिटी अगर हम ई मान लेते हैं तो ई इज इक्वल टू लिखना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी इंटेंसिटी हम लोग पहले से जानते हैं कूलम के नियम के अनुसार कि इस क्यू, सेंट्रल चार्ज क्यू की वजह से इंटेंसिटी इतना होगा। इसके इक्वेशन नंबर हम लोग मान लिया इक्वेशन सेकेंड, इसको इक्वेशन 2 मान लिया गया। ऑल्सो इंटीग्रेशन डी ए जो है क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी ए, इसका वैल्यू हम लोग लिख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों होगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो आप इस बात को ऐसे समझें कि देखिए सबसे पहले तो डी ए जो है, डी ए क्या है, स्मॉल एरिया वेक्टर है। किसका स्मॉल एरिया वेक्टर है, तो इस स्फेरिकल सरफेस का यह स्मॉल एरिया वेक्टर है। अब आप समझें कि इस स्फेरिकल सरफेस पर, इस जो है स्फेरिकल सतह पर ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे डीए एरियाज मौजूद होंगे। जैसे आप समझ लें कि यहाँ पर एक डीए एरिया वेक्टर होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, इस जगह पर होगा, यहाँ होगा, इधर होगा, यहाँ पर होगा। तो बहुत सारे लाखों करोड़ों डीए एरिया इस स्फेरिकल सरफेस पर मौजूद हैं। और ये जितने भी डीए एरियाज, यानी जितने भी छोटे छोटे डीए एरियाज मौजूद हैं इस फुटबॉल पर, इस स्फीयर पर, अगर उन सब का सम्मेशन कर दिया जाए, उन सब का जोड़ कर दिया जाए, तो क्या बनेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द होल सरफेस, होल स्फीयर। तो ये जितने भी छोटे छोटे डीए एरियाज मौजूद है इस स्फेरिकल सरफेस पर, उन सब का सम्मेशन यानी इंटीग्रेशन करने पे टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है आप लोग को पता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो एक तरह से ये इंटीग्रेशन डीए लिखने का मतलब है कि सम्मेशन, इंटीग्रेशन का मतलब आप लोग जानते हैं सम्मेशन होता है, सम्मेशन यानी जोड़। तो इसका मतलब है कि सम्मेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्री एरिया वेक्टर प्रेजेंट ऑन द स्फेरिकल सरफेस, यानी जितने भी एलिमेंट्री एरिया वेक्टर मौजूद हैं स्फेरिकल सतह पर, उन सब का जोड़ कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया के बराबर। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है किसी स्फेयर का, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आप समझ गए होंगे कि जितने भी डीए एरियाज हैं सबका सम्मेशन कर दिया जाए, सबका जोड़ कर दिया जाए, तो स्फेयर के बाहरी सतह का टोटल एरिया चला जाएगा। और बाहरी सतह का टोटल एरिया क्या होता था, 4 पाई आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे 3। अब हम लोग इंटेंसिटी और इंटीग्रेशन डीए, इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, ये दोनों वैल्यूज जो इक्वेशन 2 और 3 वाले हैं उनको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा, सबसे पहले ई के जगह लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और इनटू इंटीग्रेशन डीए जो था
इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसके जगह पे हम लोग इसके जगह पर लिख देंगे कितना, तो 4πr²। अब ये 4πr² ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे और इस तरह से फाई इज इक्वल टू बच जाएगा Q इंटू 1/ε0। यानी फाई क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इज इक्वल टू हो गया चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस और इंटू 1/ε0। दिस इज गॉसस लॉ प्रूव्ड, यानी यही गॉस का नियम है, ये साबित हुआ, प्रूव हो गया। इस तरह से ये आप गॉस के नियम को साबित कर सकते हैं कूलम्ब्स के नियम की सहायता से। तो ये वीडियो यहीं मैं समाप्त कर रहा हूँ। काफ़ी पढ़ाई हो गया, इसको आप अच्छे से देखें, समझें, सोचें। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट में जिक्र करें, ज़रा सा भी जिक्र कीजिएगा, मैं अगली वीडियो में फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर से समझाऊंगा। और अगर आप सीरियस हैं पढ़ने के मामले में तो ज़रूर आपको समझ में आएगा, आप अच्छे से समझें, इसको अच्छे से याद भी करना पड़ेगा आपको। जैसे गॉसस लॉ का स्टेटमेंट क्या है तो वो स्टेटमेंट आपको याद करना पड़ेगा, एरिया वेक्टर क्या होता है वो आपको याद करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है वो आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, उसका बेसिक डेफिनीसन, फार्मूला, यूनिट डायमेंशन, वो सब आपको याद करना होगा। तो ये नया टॉपिक है और बहुत सारे नए टॉपिक्स इसमें है, नए चैप्टर है, नए टॉपिक्स हैं। तो आप अच्छे से इसको याद करें, जैसे जैसे और आगे का पढ़ाई होता जाएगा आपको आसान लगना शुरू हो जाएगा, इजी लगना शुरू हो जाएगा। ज़्यादा टफ नहीं, इजी चैप्टर है, लेकिन शुरुआती टॉपिक्स टफ लगते हैं क्योंकि नए हैं, पहले से किसी स्टूडेंट ने किसी पिछले क्लास में नहीं पढ़ा था, इसलिए टफ लगता है। हाँ, अब मैं एक स्टूडेंट ने कहा था कि उसको क्वेश्चन नंबर 8 HC वर्मा का नहीं बना है, तो उसके लिए मैं हिंट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 एक बहुत आसान सा सवाल है और आप उसको समझ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, वो थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप क्वेश्चन समझ सकें। देख लीजिए क्वेश्चन 8 में लिखा हुआ है कि टू चार्ज पार्टिकल्स, ये टू चार्ज पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी दो चार्ज पार्टिकल जो हैं वो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन ईच चार्ज। कह रहा है कि मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा उन दोनों के बीच में। तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आर हमें दे दिया, आर यानी दोनों चार्जेज के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में बदल देंगे, इसको लिख देंगे 1 × 10⁻⁻2 मीटर। तो आर हमें दिया हुआ है। एफ कैलकुलेट करना है, मिनिमम पॉसिबल फोर्स निकालना है, यानी फोर्स का मिनिमम मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आप जानते हैं कि अगर चार्ज स्मॉल होगा तो फोर्स भी स्मॉल ही होगा। तो मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए आपको चार्ज भी मिनिमम ही मान करके चलना पड़ेगा। तो मिनिमम पॉसिबल चार्ज क्या होता है, आपको बताया गया था कि मिनिमम पॉसिबल चार्ज होता है 1 क्वांटा, और जब चार्ज मिनिमम होगा तो फोर्स भी मिनिमम होगा, क्योंकि F प्रोपोर्शनल टू हम लोग पढ़े थे Q1 × Q2, यानी Q1 और Q2 का प्रोडक्ट जितना कम होगा उतना ही फोर्स भी कम होगा। तो क्या करोगे आप लोग, ये 8वां नंबर सवाल बनाने के लिए आप मान कर चलोगे कि Q1 = 1 क्वांटा यानी 1e, और 1e का मतलब क्या मानोगे, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये मिनिमम पॉसिबल चार्ज है। तो Q1 = Q2, Q1 और Q2 दोनों ही आपको मानना है 1 क्वांटा, और 1 क्वांटा का मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो Q1 = Q2 = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ले लेंगे। R = 1 सेंटीमीटर = 1 × 10⁻⁻2 मीटर, एंड F = क्वेश्चन मार्क। अब आप फार्मूला अप्लाई कर दोगे, F = 1/4πε0 Q1 × Q2/r², और इस फार्मूला से आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो अगर आपका सवाल बन जाए तो आप जिस स्टूडेंट ने ये 8 नंबर सवाल पूछा था वो कमेंट में इसका जिक्र ज़रूर करे कि उससे सवाल 8 बना कि नहीं। अगर बन गया तो ज़रूर लिखे कि सर सवाल 8 बन गया है, और अगर नहीं बना तो भी लिखे ताकि मैं फिर से उसको दोबारा बता सकूं। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं, आप लोग देख कर समझेंगे। जब तक क्लास रीओपन नहीं होता तब तक आप लोग घर पे अच्छे से सीरियस होकर स्टडी करें, इसको अन्यथा ना लें, बहुत ध्यान देकर पढ़ाई करें। धन्यवाद।